अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार मूसा, रिटेलर पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, इस वक्त हम एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर मौजूद हैं। जी हां, हम मंगला डैम के किनारे पर अपना ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब राफ़े सलीम, जो नफीस रेस्टोरेंट एंड बेकर्स के मालिक हैं। मीरपुर में एक अच्छा खासा बिजनेस है और इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं। बहुत ही डिफरेंट डाइवर्सिफाइड बिजनेस करते हैं। आज हम उनसे उनकी कहानी मालूम करेंगे, रिटेल सेक्टर में उनके एक्सपीरियंसेस को जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का ये खूबसूरत लोकेशन है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बातें भी इस तरह खूबसूरत आएंगी। पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रगलिंग पर्सनालिटी है और बिजनेस को समझकर आगे बढ़ने वाली इनोवेटिव पर्सनालिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज हमारा ये एपिसोड जो हम मंगला डैम के किनारे रिकॉर्ड करवा रहे हैं पसंद आएगा। पैदाइश ब्रैडफोर्ड की है। बाय द टाइम फैमिली उधर सेटल थी। वालिद साहब ने अपनी स्ट्रगल शुरू की और उनका गांव एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे इस डैम के अंडर आ गया। उन्होंने 1961 में फैसला किया इंग्लैंड जाने का और कराची से उन्होंने फ़्लाई ली और हीथ्रो लैंड हुए। एट दैट टाइम उनकी पॉकेट में सिर्फ 5 पाउंड थे, जो टोटल उनका एसेट्स थे, और 1 कोट था और दो या 3 जो है वो कपड़ों के सूट थे उनके पास। 1961 से लेकर 1967 तक उन्होंने 18 घंटे रोज़ काम किया। 7 में उन वालिद साहब के घर के बिल्कुल ऑपोजिट एक बेकर थे जो मिस्टर वाइट हेड, वालिद साहब उनका जिक्र करते रहते हैं। तो उन्होंने एट दैट टाइम अपना बिजनेस बेच के कनाडा शिफ्ट होने का प्लान किया। तो उन्होंने वालिद साहब से कहा कि मिस्टर सलीम, आई कैन सी यू कैन रन दिस बिजनेस और आई वांट यू टू बाय माय बिजनेस। ज़बरदस्त। तो उसके जवाब में वालिद साहब ने ये बोला कि ये तो बेकरी बिजनेस मेरे लिए बहुत नया है, मैं इसका कुछ भी नहीं मुझे आता। तो मिस्टर वाइट हेड ने कमिटमेंट की कि मैं आई विल टीच यू वंस यू लर्न, और मैं आपको हैंड ओवर करके चला जाऊंगा। इसी तरह दोनों के दरमियान में कमिटमेंट हुई और उन्होंने वालिद साहब को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब वाज क्वाइट क्विक लर्नर, तो उन्होंने 2 हफ्ते में काफ़ी सारी चीज़ों को समझ लिया और वहाँ से उनका रिटेल जर्नी जो है ना वो शुरू हुआ। बिज़नेस को स्टार्ट करने में जो उनकी नीयत थी वो ये थी कि उन्होंने हलाल बेकरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके और रिटेल और होल सेल करने का इरादा रखा। सो नीयत की वजह से अल्लाह ने बरकत डाली और वो बिज़नेस जो है ना वो बढ़ते बढ़ते बाय 1990 वो एक मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की शेप ले गया। मेरे पास मेनलैंड यूरोप की पूरी मार्केट थी। की अकाउंट्स जो है मैं उनको लुक आफ्टर करता था और उस टाइम तक मेरा कोई इरादा पाकिस्तान में आने का नहीं था। पाकिस्तान वालिद साहब की सेहत की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से मैं आया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैं वालिद साहब के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं और सीख सकूं उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस। पहले कुछ 3-4 साल जो है ना वो चीज़ों को फिगर आउट करने में लगे, पर आस्ता आस्ता जो है वो इंसान जहाँ रहता है वहाँ का आदी हो जाता है। तो फिर 3 साल के बाद चीज़ें जो हैं वो आस्ता आस्ता सेटल्ड होना शुरू होगी और वो सीखने का सफ़र उस दिन से जारी है आज तक। मेन तो हमारा रिटेल सेटअप्स हैं। जिस रिटेल सेटअप में हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं, वी आर रेस्टोरेंटियर्स। उसके बाद जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, पैक प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड लाइन की जो रेंज है। उसके बाद नफीस पहला बिजनेस है जिसने आज़ाद कश्मीर में ऑनलाइन जो है वो बिजनेस इंट्रोड्यूस किया। ऑनलाइन इससे पहले इस तरह से नहीं हो रहा था और कोविड से पहले, इट वाज वेल बिफोर कोविड, 2018 में हमने नफीस ऑनलाइन स्टार्ट किया, जिसमें एनीथिंग एंड एवरीथिंग बेसिस पे हम चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। बेसिकली हम अभी तो करंटली एजेके के अंदर बेस्ड हैं और एजेके के अंदर भी मीरपुर डिवीज़न के अंदर
फ्लैगशिप स्टोर जो है वो हमारे जो एक मियां मोहम्मद रोड पे है और उसके अलावा 2 और आउटलेट्स हैं। बाहर के मुल्कों में अगर आप यूटिलिटी कंपनी से गैस और इलेक्ट्रिसिटी बाय कर रहे हैं तो जितनी कंजम्पशन आपकी बढ़ती जाएगी उतना रेट आपका रिड्यूस होता जाएगा। ज़बरदस्त। और पाकिस्तान में उल्टा है कि आप जितने ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे आपके यूटिलिटी बिल उतने इंक्रीज होते जाएंगे। इस तरह चीज़ें इन लाइन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने प्रीमिसेस में गैस मीटर इंस्टॉल करना है, अपनी प्रीमिसेस में इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉल करना है, तो जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि इन यूटिलिटी कंपनीज के लिए हम कस्टमर हैं जी, मगर इट इज़ अ मिशन इम्पॉसिबल कि आप विद इन शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर इस मिशन को अबूर कर सके। मैं तो अभी खुद सीख रहा हूँ। जो प्रिंसिपल थे वो वाले साहब के सेट थे और वो बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जिसमें मेन प्रिंसिपल ये था कि आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ग्रोथ करनी है। रैपिड ग्रोथ जो है वो डिजास्टर्स हो सकती है। आपने जो कमिटमेंट करनी है उसको फुलफिल करना है। आपने अपने सप्लायर्स को पेमेंट ऑन टाइम करनी है। आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी ऑन टाइम पे करनी है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी अपनी तो कोई पॉलिसी नहीं, वही जो रूल्स वाले साहब की तरफ से सेट थे, आई विल ट्राई टू फॉलो दोज रूल्स। हमारा पॉपुलेशन साइज बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन साइज है। रिटेल की बात की जाए तो ये 3rd लार्जेस्ट सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर। आई बिलीव के 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर है विद इन पाकिस्तान। हम अंडर डेवलप हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो बेशुमार अवेलेबल हैं और बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। तो लैंड बहुत फर्टाइल है। ग्रोथ जो है ना उसकी तो मैं कहूँगा कि स्काई इज़ एट द लिमिट। अगर आप रिटेल इंडस्ट्री की बात करें, जो मेन हमारा कोर बिजनेस है, तो उसमें सब्र के ओवरनाइट सक्सेस जो है ना वो रिटेल में तो उस तरह पॉसिबल नहीं है कि आपको अपनी ग्राउंड्स को रेडी करना है, अपनी प्रोडक्ट रेंज को अच्छे तरीके से डिस्प्ले में लेके आने, अपने बेस्ट रेट्स ऑफर करने हैं, अपनी एक अच्छी टीम को डेवलप करना है और कंसिस्टेंट रह के इसी पे आप काम करते रहें। ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप बात करें तो वो जो ओल्ड स्कूल मेथड्स थे वो बिजनेसेस स्ट्रगल मोड में चले गए और जो अपने आप को ऑनलाइन ले गए, जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स को उनके ऊपर काम किया, उसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टमेंट की, तो उनके लिए ईजनेस के डोर्स ओपन हो गए। टेक्नोलॉजी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, उसको अडॉप्ट करके और उसको फुल फ्लैज अपने बिजनेसेस के ऊपर अप्लाई करना मेरा ख्याल है कोविड के बाद जितना ज़रूरी हो गया है, इससे पहले शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क में और 5-7 साल भी ना होता, मगर कोविड ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करवाया और अल्टीमेट नीड बन गया टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करना। मैं नहीं समझता कि अब रिटेल आईटी सेक्टर के बगैर ग्रो कर सकती है। अल्टीमेटली जिसको सस्टेनेबल ग्रोथ कहेंगे, कंट्रोल्ड ग्रोथ कहेंगे, उसके लिए डेफिनेटली आईटी सेक्टर का रिटेल इंडस्ट्री के अंदर उसके हैवी यूजेज हाईली रिकमेंडेड है। मिसाल के तौर पे ये भी सिर्फ उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी रिटेल आउटलेट के अंदर रश है और उनका एक काउंटर लगा हुआ है और उसके ऊपर एक आपका पॉइंट ऑफ सेल चल रहा है, तो कोविड सिचुएशन में ये भी अच्छा नहीं है। तो वो बिजनेसेस के अंदर मल्टीपल चेकआउट काउंटर्स होने चाहिए। रश सिचुएशन ना हो, आपका सॉफ्टवेयर इतना क्विक हो कि आपकी क्यू सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट ना हो। रिटेल इंडस्ट्री को जल्द अज जल्द ऑनलाइन शिफ्ट होने की सख्त ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोविड ने
इटसेल्फ इतना ज़्यादा रिटेल को डिस्टर्ब नहीं किया जितना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने किया। पाकिस्तान में वैसी ही चीज़ों में बड़ी स्ट्रगलिंग एक कारोबारी बंदा उठाता है, एक बिजनेस उठाता है, तो रिटेल ने तो कोविड में उसका, जिसको कहते हैं कि कमर तोड़ दी। फॉर एग्जांपल ऐसे पैथेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई कि जिसमें फूड चेन्स को भी मुख्तलिफ वेव्स के दरमियान में तोड़ दिया गया, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आम बंदे की जेब पे पड़ा। रिटेलर्स ने तो फेस किया ही किया, मगर वो सप्लाई एंड डिमांड का तवाज़ुन जो है ना वो बिगाड़ने में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो नोटिफिकेशन जो थे ना, उन्होंने ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट की इट्स कोविड के ना। मेरा नहीं ख्याल कि कोविड सिचुएशन में बिजनेस कम्युनिटी, रिटेलर्स, होलसेलर्स की राय ली गई हो, जो सबसे बड़ी खराबी बनी। जो लोग बिजनेस में नहीं हैं, जिनको फूड चेन, रिटेल, होलसेल, कंस्ट्रक्शन, जिनकी हाव नाव नहीं थी, वो डिसीजंस बना रहे थे। इस चीज को सोचे समझे बगैर कि उसका कितना बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना अरसा पड़ेगा और कितनी पॉपुलेशन को पड़ेगा। आज की डेट तक अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मल्टीपल बिजनेसेस जिसमें हमने यंग, इनोवेटिव, मॉडर्न, इनलाइटेंड लोगों को ऑन बोर्ड लिया और उनको इनकरेज किया कि वो जॉब्स की बजाय अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और देयर आर मल्टीपल एग्जांपल आज के दिन तक मैं कोट कर सकता हूं कि वो उन बच्चों ने डिसीजंस लिए और बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने स्टार्टअप्स लिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं। एक कन्फ्यूजन जो है वो बच्चों में ये होती है कि वो ये समझते हैं कि एक लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड है एक बिजनेस को स्टार्टअप लेने के लिए। मैं समझता हूँ ये गलत है। आप जितनी भी बड़ी एम्पायर्स को देख लें, वो सारी छोटे कैपिटल से स्टार्ट हुई। तो मेरा कहना यह है कि जब अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, आपके पास राइट आइडिया है, आप राइट टाइम पे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो उस बिजनेस की बुनियाद उस छोटे कैपिटल की वजह से बहुत गहरी होगी और वो लॉन्गर सस्टेन करेगा। मीरपुर जो है वो बैडली इफेक्ट है। इस रीजन पे कोविड के ज़्यादा इफेक्ट्स आए, वो इस वजह से कि हमारी पॉपुलेशन साइज तो उतना बड़ा है नहीं है। मतलब आप कराची से बेस करते हैं, आपको आपके एक सेक्टर्स की जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारे एक पूरे सिटी का साइज है। ना तो हमारी पॉपुलेशन का साइज हमारे नेबरिंग सिटी जेलम जितना है, ना इवन इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर जितना है। तो ये इस रीजन की इकॉनमी टोटली इंटायरली यूके बेस्ड हुआ करती थी और कोविड की वजह से वो बैडली डिस्टर्ब होगी। अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि उसमें भी जो डिसीजन मेकर्स थे उनका ज़्यादा कसूर है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि एक वेव आई थी, आई बिलीव थर्ड वेव, उसका इल्ज़ाम सारे का सारा ओवरसीज पाकिस्तानी और स्पेशली वो लोग जो इंग्लैंड से आए थे उनके ऊपर लगा दिया गया। अब मैं उस टाइम पे भी लोगों को यही बोलता था और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ भी यही बात करता था, कोई जान पूछ के कोविड को आने से पहले बैग में पैक करके तो लेके नहीं आएगा। अल्टीमेटली वो लोग वहाँ पे तंग थे, उन लॉकडाउन से तंग थे और उन्होंने प्लान किया और महंगी टिकट्स ली और वो अपने फोर फादर्स की कब्रों पे फातिहा के लिए, अपने बड़ों से मिलने के लिए पाकिस्तान आए और उस पूरी की पूरी वेव का इल्ज़ाम जो है ना उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सर पे लगा दिया गया, जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई और उसका इम्पैक्ट जो है वो इकॉनमी भुगत रही है और बड़े लंबे अरसे तक भुगतेगी। आप जस्ट इमेजिन कि जो टोटली इकॉनमी ओवरसीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थी और उनका आना रुक गया, तो सिचुएशन जो है कितनी टफ होगी बिजनेस कम्युनिटी के लिए, होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, मतलब ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के लिए।